हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। यार यस, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। यस, आज हम देखने वाले एक प्यारा सा टॉपिक, एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी। यस, विद्युत। आपको बता दें, फिजिक्स में एक अनोखा, एक जबरदस्त लेक्चर आज होने वाला है। यस, अगर आप क्लास 10th में हो तो उठा लो कॉपी और कलम, नोट्स बनाना चालू करें। यस, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को क्रम से देखिए, लगातार देखिए, आपको मजा ही मजा आएगा। और आज का जो वीडियो लेक्चर है, इसमें अगर मजा नहीं आएगा तो किस में मजा आएगा यार। यस, चलिए शुरुआत करते हैं एकदम पूरा बेसिक से, जीरो से हीरो बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के भीतर। तो चलिए उठा लीजिए कॉपी और कलम, निकालिए टोपी। यस, लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहली बात, चलिए तो आपको बता दें, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी समझना है, ठीक है ना, हेलो स्टूडेंट, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी समझना है, विद्युत समझना है, तो आपको बता दें विद्युत में बहुत सारी बात है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि विद्युत टोटल डिपेंड है आवेश पे। ठीक है, अब ये आवेश क्या है और ये आया कहाँ से। तो सबसे पहली बात, अगर हम ध्यान से देखें आवेश को लेकर के, तो यहाँ पे टोटली स्टूडेंट सबसे ज्यादा बात करना आवेश के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप विद्युत को जानने से पहले आप जान जाओ आवेश होता क्या। ठीक है, आवेश को इंग्लिशिया में बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस चार्ज का डिस्कशन किया किसने? चार्ज के पीछे बहुत बड़ा राज है। ठीक है, चलिए राज खोलते हैं। तो ये कुछ समय पहले की बात है, लगभग हम बात करेंगे 1600 में। गिलबर्ट का भी नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप सुन लीजिए, गिलबर्ट। और इसके अलावा कुछ समय बाद ये थे कुंवारा, शायद उस समय कुंवारा थे, तो शायद कुंवारा पड़ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, यस, तो मैं बता दूंगा आपको, ये गिलबर्ट कुंवारा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ कुचालक पदार्थ लिए। अब आप जानते हो कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ मतलब जिसमें धारा और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, जैसे कांच ले लेंगे, प्लास्टिक ले लेंगे, अदरवाइज कुछ भी ले लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कांच का छोड़ लिया। ठीक है, कांच का छोड़ लिया। ये थोड़ा सा घटना मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए, कहानी है, कथा है। ठीक है, कांच का छोड़ लिया और ले लिया रेशम का धागा। का लिया? रेशम का धागा। ठीक है, अब कांच की छड़ को रेशम के धागा से रगड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कांच की छड़ को रेशम के धागा रगड़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे रगड़ना, जब रगड़ा तो क्या होगा, ये रेशम का धागा है। क्या है? रेशम का धागा। ये क्या है? कांच की छड़। दोनों कुचालक है, दोनों क्या है? कुचालक है। ठीक है, अब इसको इसमें रगड़ना शुरू हो गया तो क्या मिलेगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या होने वाला है, ये कांच की छड़ और यहाँ चिपक गया रेशम का धागा करके। ठीक है, अब कांच की छड़ से रेशम का धागा के चिपक गया। अब ये तो जादू हो गया। ये तो वही वाली बातें हैं, याद करो बचपन में क्या किए थे, खिलवाड़ किए थे। कौन सा खिलवाड़? यस, खिलवाड़ ये था कि तुम लोग जूनियर के क्लास में सर जी बताए होंगे कि स्केल ले लें या तो कलम ले लें, उसको अगर हम बालों में रगड़ते हैं और उसको हम कागज के छोटे छोटे समीप टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, वह छोटे छोटे कागज टुकड़े उस स्केल में या उस कलम में चिपकना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप ये घटना जरूर सुने होंगे। तो वही बातें हैं, इसके बारे में सबसे पहले प्रयोग परीक्षण किया था गिलबर्ट एंड कुंवारा ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि अगर हम एक कांच का टुकड़ा, कांच का एक छड़, एक डंडा रेशम के धागा से रगड़ते हैं तो क्या होगा, वास्तव में उसमें एक जादू देखने को मिलेगा। यस, क्या जादू? कि रेशम का धागा कांच की छड़ से चिपकना शुरू हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब इसके बारे में बेचारे सोचने लगे कुंवारा जी। कवन? कुंवारा जी सोचने लगे। यस, क्या सोचे, यार इसमें तो कुछ जादू हुआ है। अब जादू क्या हुआ है, अब जादू क्या हुआ, ये इसमें आया, मतलब ये होगा कि यहाँ पे हुआ है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। आ जा, चिपक जा। आकर्षण मतलब आ जा, चिपक जा। अट्रैक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। आ जा, चिपक जा, आ जा, चिपक जा, आकर्षण हो गया। ठीक है, यस, आया, चिपका। अब हुआ क्या, जरा देखो, अगर इसको अलग अलग करें तो वास्तव में जो आपको बता दें क्या हुआ है, इस कांच की छड़ और इस रेशम के धागा, कुछ तो हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, फ्री चार्ज, फ्री चार्ज जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी यानी यानी
यानी रगड़ने से पहले इनमें कुछ जादू नहीं था, कुछ भी जादू टोना नहीं था। जैसे ही रगड़े तुरंत जादू मंत्र चालू, रेशम का धागा चिपक गया। कुछ तो बात है सर। यस, तो यहाँ पे जो फ्री चार्ज है, जो रेस्ट पे है, जो गति नहीं कर रहा है, वे क्या कर, अब गति करना स्टार्ट हो गए। तो वास्तव में बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इस पे पास हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन इस पे मूव करना शुरू कर दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाना शुरू कर दिए, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन भर जाएगा बाबू, है हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, आज जो देता हूँ क्या होता है? प्लस होता है। जो लेता हूँ माइनस होता है, जो देता हूँ प्लस होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस रेशम के धागे को बोला गया माइनस वाला और इसको बोला गया प्लस वाला। वास्तव में माइनस वाला प्लस की ओर जाता है, यानी अट्रैक्शन होता है, इधर जा रहा है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है। कुल मिलाकर के बात हो गया फाइनल। यहाँ से आवेश का डिस्कशन हो गया और इन गुणों के बारे में सबसे पहले बताया था जिसका नाम था थेल्स। यस, ये पॉइंट वाली बात है, नोट करेंगे। सबसे पहले बताया था थेल्स ने, गुणों की व्याख्या की थी, आवेश के गुणों की व्याख्या की थी, आवेश के गुणों की व्याख्या की थी। सबसे पहले किसने की थी? थेल्स ने। यस, और गुण का मतलब क्या है? चिपकना, जाना, आना। यस, आओ सनम जाओ सनम। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे प्लस है और क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस का डिस्कशन किया था। एक वैज्ञानिक था, अमेरिकन वैज्ञानिक, अमेरिका के अमेरिकन साइंटिस्ट, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था। ठीक है, क्या नाम था? नोट करें, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था, अमेरिका के वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने बताया था कि आवेश दो तरह से होते हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। प्लस वाले बोला गया धन आवेश और माइनस वाले बोला गया है ऋण आवेश। क्या बोला गया है? ऋण आवेश। यस, चलिए, तो ये रही बातें, ये रही थोड़ी मोड़ी भूमिका। अब हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे प्यार को हद से गुजर जाना है। यस, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आवेश में कुछ और बातें करेंगे जो आप नहीं जानते हो। यस, तो चलिए यहाँ तक नोट करें। ये रही थोड़ा बड़ा भूमिका, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, कौन क्या कैसे। अच्छा चलिए बच्चों, तो अब हम देखेंगे आवेश में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन। यस, चलिए तो सबसे पहली बात हम करेंगे मूलभूत गुणधर्म। किसकी बात करेंगे? मूलभूत गुणधर्म। ठीक है, यस। अब ये क्या है जी, तो जरा समझे। मूलभूत गुणधर्म का मतलब है कि भैया अगर किसी चीज में वो है तो है, एक ऐसा चीज जो है तो है, फिक्सेड है, उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि किसी वस्तु में क्या होना? किसी वस्तु में द्रव्यमान का होना। ठीक है, किसी वस्तु में द्रव्यमान का होना। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये है पानी का बोतल। क्या है? पानी का बोतल। ठीक है, अब इसमें क्या है? यह एक वस्तु है। ठीक है, यह एक बोतल है। ठीक है, अब इसमें द्रव्यमान है, तो आप तो ये नहीं कह सकते हो कि सर इसमें द्रव्यमान क्यों है। ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं, ये तो मेरे हिसाब से क्या है? गलत है। ठीक है, ये तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि सर पृथ्वी में भी अपना द्रव्यमान पाया जाता है। यस, लॉजिक वाली बात समझो। पृथ्वी में भी अपना एक द्रव्यमान पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी द्रव्यमान की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती है। या तो अगर पहले से गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न है तो वहां पे अनुभव कराती है। यस, यानी द्रव्यमान का काम है गुरुत्वाकर्षण। क्या काम है? गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न करना या तो अनुभव कराना। अगर मान लीजिए किसी वस्तु में द्रव्यमान है जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल
उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। तो या तो कोई वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण, यानी सिंपल पृथ्वी ले लिया जाए, पृथ्वी द्रव्यमान के कारण या तो गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कराती है, या तो अगर पहले से कहीं गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न है तो क्या कराती है? अनुभव कराती है। क्या कराती है? अनुभव कराती है। ठीक है, तो इतनी बात है। ठीक है, यस, ये रीजन है द्रव्यमान का। किसी वस्तु में द्रव्यमान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दूसरा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। जरा समझेंगे। जिस प्रकार अभी आपने देखा किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल या तो उत्पन्न होगा या तो अनुभव होगा। ठीक उसी प्रकार आवेश, किसी वस्तु में आवेश का मतलब है या तो वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, या तो अगर पहले से कहीं चुंबकीय क्षेत्र है तो उसका क्या कराएगा? अनुभव कराएगा। इतनी बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए, इतनी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। अगर आवेश किसी वस्तु में समझ रहे हैं तो आवेश के कारण या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और अगर पहले से कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है तो वहां पे उस क्षेत्र का अनुभव होता है। ये रही दो बातें। ठीक है, आवेश के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे स्टूडेंट तीसरी बात है क्या है? तीसरी बातें हैं आवेश के प्रकार। ठीक है, तीसरी बात क्या है? आवेश के प्रकार। ठीक है, तो अभी भी आपने देखा है कि आवेश के प्रकार को लेकर के डिस्कशन किया था अमेरिकन साइंटिस्ट। कौन साइंटिस्ट? अमेरिकन साइंटिस्ट, जिसका नाम था अमेरिकन साइंटिस्ट, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? आवेश के बारे में बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? या तो आवेश धनावेश होंगे या तो ऋण आवेश होंगे। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के? या तो धनावेश या तो ऋण आवेश। इसके बारे में बोला था अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, क्या बोला था? या तो आवेश धनावेश होंगे या तो आवेश ऋणावेश होंगे। ठीक है, चलिए ये रही तीन बातें आवेश को लेकर के। पहली बात है क्या है? उसमें मूलभूत गुणधर्म होता है, जिस प्रकार किसी वस्तु में द्रव्यमान मूलभूत गुणधर्म है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और आपको एक चीज बता दें, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न अगर पहले से है तो उसका अनुभव कराता है। ठीक है, तीसरी बात है स्टूडेंट आवेश के प्रकार दो तरह से होते हैं, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। ठीक है, यस। चलिए अब हम चौथी बात करेंगे। चौथी बात इंपॉर्टेंट बात क्या है जरा समझें। चौथी बात इंपॉर्टेंट बात क्या है जरा समझें। चौथी बात है आवेश की संकल्पना। आवेश की संकल्पना यानी बोलेंगे कॉन्सेप्ट
ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश की संकल्पना जरा समझे, चले जरा समझेंगे आवेश की संकल्पना। एक बात इसमें याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, किस आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक है, आवेश की संकल्पना किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉन के आधार पे। अभी इसमें लॉजिक बताने वाले। ठीक है अच्छा, आवेश की संकल्पना मतलब क्या है बच्चों, तो आवेश की संकल्पना मतलब है कि आप जानते हो सपोज हमने ले लिया सोडियम, क्या ले लिया, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम में अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और क्या होता है 1 होता है। अच्छा, सोडियम क्या करेगा बच्चों, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और +1 बनाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 8। ठीक है, यस। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर सोडियम में इलेक्ट्रॉन है 11। ठीक है, प्रोटॉन है 11। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन है 10 क्योंकि 1 हट गया जी। प्रोटॉन है कितना, 11। कुछ अंतर मिला, यस। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, क्योंकि जो परमाणु होता है उदासीन गोला होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना क्या होता है, प्रोटॉन है, तो आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना बचा 10, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 11, तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब क्या कर रहा है, दान कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दान हुआ। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं क्लोरीन को लेकर के, तो क्लोरीन क्या है, Cl, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और क्या होता है 7, क्योंकि इसका नंबर होता है 17। तो यह क्या करता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता और बना लेता है Cl पे माइनस। ये बहुत लॉजिक वाली बात है, हम ये बता क्यों रहे हैं हमको क्या बताना है, आवेश की संकल्पना। और ये क्या मजाक कर रहे हैं, तो ये मजाक नहीं है, ये है डीपली। क्या है, डीपली, यस। आवेश की संकल्पना यहां मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन के आधार पे, क्यों, ये मन में क्वेश्चन है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पे दी जा रही है, पहले समझिए बातों को। मैं कहता हूं थोड़ा केमिस्ट्री है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, लेकिन थोड़ा सा केमिस्ट्री का सहारा लेंगे, यस। सोडियम ऐसा पोजीशन, ऐसे ही क्लोरीन का भी होता है, क्लोरीन 2 8 7 है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 और क्या हो जाएगा 8, मतलब 2 8 10 7 17। इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट, 17। प्रोटॉन कितना है बच्चों, 17। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बढ़िए, इलेक्ट्रॉन कितना बच्चों, 18। प्रोटॉन कितना बच्चों, 17। हो गई गड़बड़, यस। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दान हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का दान, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का दान। तो यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा नीचे देखिए, यहाँ हुआ है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, तो यहाँ बन जाएगा निगेटिव। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। पॉजिटिव कहते हैं धनावेश, क्या बोलते हैं, धनावेश। और निगेटिव कहते हैं ऋणावेश, क्या बोलते हैं, ऋणावेश। ठीक है, अच्छा इतनी बातें तो क्लियर है। ठीक है, चलिए अब लॉजिक वाली बात क्या है जरा उसको समझेंगे। यहाँ पे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से दिया, इलेक्ट्रॉन में घटोत्तरी हुई, इलेक्ट्रॉन का दान हुआ तो उसका नाम धनावेश दे दिया। यानी सोडियम हमेशा क्या होता है, प्लस का चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, क्यों देता है, केमिस्ट्री में पूरा डीपली पढ़ सकते हो। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, तो वहाँ पे क्या बन रहा है, ऋणावेश यानी कि ऋणायन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इस पे एक चार्ज आएगा माइनस में। अब मैटर ये है कि ये ऐसा क्यों है, और आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा वो ये है कि सर इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही ऐसा क्यों हुआ। यस, आखिर में सोडियम में अगर दान हुआ है
तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों गए? यानी यूं बोलेंगे स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का क्यों हुआ है? हम जानते हैं कि एक फंडामेंटल पार्टिकल यानी एक परमाणु, एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, प्रोटॉन भी आ सकते हैं, न्यूट्रॉन भी आ सकते हैं। तो न्यूट्रॉन छोड़ करके अगर हम एक परमाणु को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, प्रोटॉन भी जा सकता है। तो क्या हम प्रोटॉन नहीं दान कर सकते? यस। क्या हम प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं कर सकते? इलेक्ट्रॉन का ही क्यों? ये मन में क्वेश्चन है कि हमेशा हम इलेक्ट्रॉन का ही दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ही ग्रहण करते हैं, कभी भी प्रोटॉन की बातें नहीं हुई है। चलिए बच्चों, तो इसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों है? एक क्वेश्चन अब बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्यों दी जाती है? तो आपको बताएंगे 2 कारण है, जबरदस्त कारण। यस, यस। तो मन में क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ना हो तो नोट भी कर सकते हैं। आवेश की संकल्पना, क्वेश्चन बनेगा, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है? क्यों जल्दी बताइए, क्यों दी जाती है? गजब बात है भाई, मैंने तो भी नहीं सोचा था कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही क्यों दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर भी दी जा सकती है। यस। तो बच्चों आप जानते हैं, नहीं जानते जान लिए है नाभिक, ये है सेल। अच्छा, अब देखिए जरा, अब आएगा मजा। यस, एक नाभिक में प्रोटॉन होता है बच्चों, ये तो आप जानते हो। एक नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन को ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन की जबरदस्त बात हो रही है। एक नाभिक में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इधर उधर से दौड़ता कूदता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी भी सेल के भीतर और प्रोटॉन नाभिक में चुपचाप ऐसे बैठा रहता है। तो रीजन ये है कि यहाँ पे आंसर में रीजन ये देंगे। पहली बात, 2 बातें आपको जाननी है। पहली बात क्या होगा कि प्रोटॉन नाभिक में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधा रहता है। नोट करें इस बात को। पहली बात एक बार और, प्रोटॉन जो होता है नाभिक में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधा रहता है, यानी वह मुक्त नहीं हो पाता। और इलेक्ट्रॉन होता है फ्री, यानी नाभिक से होता है बाहर। यस। तो पहला रीजन होगा प्रोटॉन नाभिक में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधा रहता है। पहली बात है, ठीक है। प्रोटॉन नाभिक में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधा रहता है। यस। दूसरी बात है क्या होगी? ये पहली बात है, समझ लिए। प्रोटॉन नाभिक में प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधा रहता है, मतलब उसका निकल पाना संभव नहीं है। चलिए दूसरी बात है क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि प्रोटॉन, जबरदस्त बात है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर दोनों को ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, वो प्रोटॉन से ज्यादा नहीं होगा बल्कि कम होगा। यूं बोलेंगे कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज्यादा भारी है, ज्यादा हैवी है। तो दूसरा रीजन होगा मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है। यूं बोलेंगे लगभग में, क्या बोलेंगे? लगभग में इलेक्ट्रॉन के मास से, लगभग इलेक्ट्रॉन के मास से कितना? लगभग 1800 से 1900। यूं बोलेंगे लगभग 1900 गुना
इलेक्ट्रॉन के मास के लगभग 1900 गुना होता है। और यही रीजन है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है कि वह बैठा ही रहता है, प्रोटॉन नाभिक में, वह उठ नहीं पाता है, क्षमता नहीं है, भारी की वजह से नाभिक में पड़ा रहता है। और इलेक्ट्रॉन हल्का होने की वजह से वो पूरा मूव करता है और वह खुद को स्थानांतरित कर लेता है, यानी खुद को त्याग कर लेता है, या खुद को बोलेंगे बाहर से आने वाले को ग्रहण भी कर लेता है। ठीक है, तो ये दूसरा रीजन है बच्चों। पहला रीजन क्या है? प्रबल नाभिक में आकर्षण बल द्वारा बंधा रहना। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वह लगभग 1800 से 1900 गुना, लगभग 1800 से 1900 गुना भारी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। ठीक है, दोनों रीजन नोट करेंगे। इसीलिए आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती है, बल्कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, मुझे लगता है मेरी बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आवेश में अब हम एक और बात करेंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है, आवेश में दो चीज होता है, क्या क्या? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। ठीक है, आवेश में दो बातें होता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम क्या करेंगे कि अभी आपने देखा है कि एक कांच की छड़ और एक लेंगे एबोनाइट की छड़। ठीक है, दो चीज लेंगे, एक लेंगे कांच की छड़, दैट मीन्स कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्या है? ये है कांच की छड़, और यहां पे ले लिए एक एबोनाइट की छड़। ठीक है, दो चीज लिए, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या होगा, जब हम इसको समीप ले जाएंगे, ठीक है, यस, तो ये एक दूसरे को कर लेंगे अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? आकर्षित कर लेंगे, यानी इनमें लगेगा आकर्षण बल। क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यहां पे अट्रैक्शन की बातें होंगी कब? जब हम कांच की छड़ को किसके साथ? आवनुस की छड़ को एक पास करते हैं, तो कांच की छड़ और आवनुस की छड़ दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे? आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, कुछ और लेते हैं। अब मान लीजिए यहां पर कांच की छड़ है, ठीक है, जिसपे कौन सा आवेश है? प्लस प्लस। यहां ले लिए, फिर से कांच की छड़ ले लिए, कौन सा चार्ज है भैया? प्लस प्लस। ठीक है, यहां पे जरा ध्यान से देखा जाए तो जब एक दूसरे को समीप ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को धकेलते हुए नजर आएंगे, तो इन्हें कहते हैं रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, जिसके कारण प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, जिसे कहेंगे रिपेल। क्या बोलेंगे? रिपेल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों एक और प्रयोग करेंगे। अगर हम दोनों एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं, अगर हम दोनों एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, ये भी क्या है? माइनस 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 माइनस। ठीक है, अब ये दोनों माइनस क्या करेंगे एक दूसरे को? ये भी करेंगे रिपेल, मतलब क्या होगा? यहाँ पर भी प्रतिकर्षण होगा सी, प्रतिकर्षण बल लगेगा सी,
यानी यहाँ पर भी क्या होगा, रिपेल होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मेरी जो प्रोसेस थी, जो बताने का तरीका था, ये था कि यहाँ पे हमने कुछ प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना कि आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का मतलब क्या है। ठीक है, तो आवेश में दो तरह से आवेश होते हैं, या तो धन आवेश हो गया तो ऋण आवेश होगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक कांच की छड़ ली और एक आबनूस की छड़ ली है। ठीक है, कांच की छड़ पे क्या है, पॉजिटिव, और आबनूस छड़ क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो पहले प्रयोग में क्या देख रहा है कि पहले प्रयोग में कांच की छड़ आबनूस की छड़ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो खींचने का मतलब है इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, और इस क्रिया को हम बोलेंगे अट्रैक्शन, यानी कि खींचने वाली प्रोसेस। ठीक है, दूसरी बात है, दूसरी बात में क्या है कि यहाँ पे कांच की छड़ लिए थे और यहाँ पे क्या लिए थे कांच की छड़ के साथ फिर से क्या लिए थे, कांच की छड़। तो जब दोनों कांच की छड़ होगा तो दोनों का मतलब है, कांच की छड़ का मतलब है कि दोनों प्लस है। अब ये दोनों प्लस एक दूसरे को ढकेलते हुए नजर आएंगे। ये तो वही बात है कि जैसे आप चुंबक लिए खिलवाड़ किए छोटे बचपन में, यस, टुकड़े को लेकर क्या करते, एक दूसरे में चिपकाते थे। तो कभी क्या होता था, सपोज ये क्या है, चुंबक का टुकड़ा है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींच रहा है, बदल देंगे, ढकेल रहा है। दो घटनाएं, या तो खींचेगा या तो क्या करेगा, ढकेलेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जब जब समान आवेश होगा, यानी कांच की छड़ की प्लस और प्लस जब जब होगा, तब तब इसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी अगर माइनस वाला भी है, माइनस मतलब अगर आमनूस की छड़ है, कौन सा छड़ है, आमनूस की छड़ है, अगर आमनूस की छड़ है, अगर आमनूस की छड़ है, अगर आमनूस की छड़ है तो क्या होगा, दोनों आमनूस की छड़ है तो क्या होगा, दोनों आमनूस की छड़ क्या करेंगे, एक दूसरे को फिर से टक्कर मारेंगे, क्योंकि यहां पर दोनों क्या है, समान आवेश से दोनों क्या, माइनस है। तो दो पोजीशन में बच्चों, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों दूसरे ढकेलेंगे। इस पोजीशन में कहेंगे, इस पोजीशन में कहेंगे कि हमेशा समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। दो बातें आप नोट करोगे, दो बातें नोट करोगे, कौन कौन बातें, कौन कौन बातें, समान आवेशों में, समान कहिए चाहे स्वजाति कहिए, ठीक है, सजातीय, एक जाति, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इतनी बात आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। क्या, सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तथा विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिकल मैंने कर दिया है, आप देख सकते हो, समझ भी सकते हो। ठीक है, यस। तो हेलो माय डियर, यहाँ तक क्लियर है, मुझे लगता है हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आवेश में ये था पांचवी सबसे बड़ी प्राथमिकता, पांचवी सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और बातें, लगभग एक दो और बातें करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम देखेंगे आवेश के भीतर छठवीं इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, क्या भैया, आवेशों की योज्यता। ठीक है, योज्यता का मतलब क्या भैया, जुड़ाव से। अब जरा समझेंगे, अब जरा समझेंगे, जरा विचार करेंगे। सपोज ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, एक अवयवी कण बोलेंगे, एक निकाय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सपोज ये है निकाय। ठीक है, जो कि एन अवयवी कणों से मिलकर बना है।
किससे मिलकर बना है? n अवयवी कणों से मिलकर बना है। इसमें n अवयवी कण है, ठीक है, और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के चार्ज दिए हैं। Q1 दिया है प्लस में, कहीं दिया है Q2 प्लस में, तो कहीं माइनस में Q3 दे दिया, कहीं प्लस में Q4 दे दिया, ठीक है, कहीं माइनस में Q5 दे दिया, ठीक है, कहीं माइनस में Q6 दे दिया, कहीं माइनस में Q7 दे दिया, तो कहीं प्लस में Q8 दे दिया। मतलब इस प्रकार से एक निकाय जो कि n प्रकार के अवयवी कण, मतलब n प्रकार के अवयवी कण, n का मतलब इसका कोई नंबर नहीं है, मतलब यूं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा अवयवी कण है। एक निकाय एक बड़ा सा जो कि n अवयवी कणों से मिलकर बना है और इस पे विभिन्न प्रकार के आवेश वितरित हैं, फैले हैं। तो अगर किसी निकाय का कुल आवेश अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो वह इन पर उपस्थित जो n अवयवी कण है, इन पर उपस्थित कुल आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब केवल इतनी सी बातें हैं, ठीक है। कौन सी बातें हैं? आवेशों की योज्यता का मतलब है कि अगर सपोज कोई निकाय है जिस पर विभिन्न प्रकार के आवेश फैले हुए हैं और निकाय किसका बना है? n अवयवी कणों से मिलकर बना है। तो आपको बता दें यहाँ पे जो फाइनली Q होगा, यानी यहाँ पे जो Q होगा वह बराबर होगा इस पे उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। यस, तो हो जाएगा Q1 प्लस क्या होगा? Q2 प्लस क्या होगा? यहाँ पे Q3 दिया तो माइनस में Q3, ठीक है, यस, प्लस हो जाएगा Q4, यस, फिर क्या होगा? माइनस वाट Q5, फिर क्या हो जाएगा? माइनस Q6, मतलब लिखेंगे तो ऐसे जाता रहेगा। और यहाँ पे बच्चों कर देंगे प्लस, कहाँ तक? Qn तक, ठीक है। यस, ये इसका बनेगा एक फॉर्मेट और यह फॉर्मेट बताएगा, पूरी परिभाषा आपको सिखाएगा। क्या सिखाएगा? किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उस पर उपस्थित, उस निकाय पर उपस्थित जो कि निकाय अवयवी कणों से मिलकर बना है, उस पर उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको नोट करना चाहिए। किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उनके विभिन्न क्या? अवयवी, जिससे मिलकर बना है सर, अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यस, एक बार और समझें। किसी निकाय का कुल आवेश, कुल विद्युत आवेश उनके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि कुछ ऐसा, अगर हम कुल आवेश निकालेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि निकाय किससे बना है। तो भैया n अवयवी कणों से मिलकर बना है, और n अवयवी कणों का मतलब होता है इस पे अलग 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 क्या है? आवेश फैले हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका रहा छठवीं प्रॉपर्टी, छठवें गुण, छठवीं बातें आवेशों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट बात, यस, जिसका नाम होगा आवेशों का क्वांटमीकरण, या यूं बोलेंगे परमाणुकता। यस, हेडिंग लगाएं, आवेशों का
क्वांटमीकरण, ठीक है, क्वांटाइजेशन, या यूं बोलेंगे परमाणुकता, ठीक है, क्या बोलेंगे, परमाणुकता। क्या, चलिए इसका मतलब क्या जरा समझें। किसी भी वस्तु पर लिखना क्या लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु पर या किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। यस, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर होता है Ne, ठीक है। Q बराबर क्या होता है, Ne, ठीक है। जहां पर N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कौन से इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, जिसका मान हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 अदरवाइज, ठीक है, ठीक है। यस, एक बार और, आवेशों का क्वांटमीकरण, बस एक बात समझिएगा, आवेश का क्वांटमीकरण या परमाणुकता का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी वस्तु पर आवेश देखेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन का आवेश लेना पड़ेगा। यस, तो किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, एक के बाद एक, मतलब n पे डिपेंड करेगा। तो जो n वही क्या है, वही है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित और उनकी संख्या बता रहा है। तो यहाँ पे जो आवेश है वह Ne के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट वाली बात नोट करेंगे, क्या है पॉइंट वाली बात, एक वस्तु चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर आवेश क्या होगा, उस पर आवेश हमेशा क्या होगा सर, प्लस माइनस -2e प्लस माइनस 3e डॉट ऐसे होगा, ठीक है। एक वस्तु चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उस पर जो आवेश होगा वह प्लस माइनस e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 ऐसे करके क्रम से आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट वाली बात आप याद रखोगे हमेशा, इसी में हम बात कर रहे हैं। ये बात है 1964 की। कब की बात है, 1964 की। किसने, गैलमान ने एक इम्पोर्टेंट बात कही थी, और इसने कुछ ऐसे कण पाए, कुछ ऐसे कणों को देखा जिस पर आवेश कैसे पाए गए, जिस पर आवेश प्लस माइनस E/3 2E/3, ठीक है, प्लस माइनस कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो इन्होंने यह देखा, यस, गैलमान 1964 में यह देखा कि कुछ ऐसे कण भी होते हैं जिन पर आवेश प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3 प्लस माइनस 3E/3 प्लस माइनस 4E/3 कुछ इस प्रकार से इन्होंने व्याख्या की, और इन्होंने इस प्रकार के कणों को नाम दिया था क्वार्क। क्या नाम दिया था, क्वार्क नाम दिया था, ठीक है। क्या नाम दिया था,
क्वार्क नाम दिया था। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। 1964 में गैलमान ने कुछ ऐसे कण पाए जिस पर आवेशों को उसने कुछ ऐसा देखा तिहाई के रूप में, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन कणों के बारे में उन्होंने बोला, इन कणों के बारे में, इन कणों को उन्होंने एक अलग सा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? क्वार्क। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका आवेश में सातवां जबरदस्त बात है, सातवां एक जबरदस्त प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे आवेश में एक और बात जिसका नाम है आवेश की इकाई। क्या नाम है? आवेश की इकाई। ठीक है, यस, आवेश की इकाई भैया क्या होता है? यूनिट की बातें हो रही है। ठीक है, तो आवेश को सबसे पहले अगर देखा जाए तो आवेश यानी आई इक्वल टू होता है Q अपान T। ठीक है, और यहां से अगर आप आवेश निकालोगे तो हो जाएगा I इंटू टी। ठीक है, I गुणे T। ठीक है, तो ये रहा भैया आवेश। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो यूनिट की बातें हो रही है, तो एसआई में जो यूनिट होता है आवेश का, वह होता है एम्पियर गुणे सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? एम्पियर गुणे सेकेंड। और बच्चों एम्पियर गुणे सेकेंड को आप बोल सकते हो, एम्पियर गुणे सेकेंड बोल सकते हो कूलाम। क्या बोलेंगे? कूलाम। क्या बोलेंगे? कूलाम। ठीक है, एसआई में बोलेंगे एम्पियर गुणे सेकेंड, और एक एम्पियर गुणे एक सेकेंड होता है कूलाम के बराबर, ये कूलाम के बराबर। ठीक है, अच्छा अगर हम सीजीएस में देख लें, सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस में इसका होता है स्टेकुलाम। क्या होता है? स्टेट कुलाम। क्या होता है? स्टेट कुलाम। ठीक है, अब एक स्टेट कुलाम किसके बराबर होता है जी? इसको बोल सकते हैं ESU, स्टेट यूनिट। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टेट यूनिट। ठीक है, अच्छा एक बात नोट करेंगे, एक कूलाम किसके बराबर होता है? एक कूलाम बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेकुलाम के। ठीक है, किसके बराबर होता है? 3 इंटू 10⁹ स्टेट कुलाम के। ठीक है, याद रखेंगे सब बातें, नोट करेंगे। एक कुलाम किसके बराबर होता है? 3 इंटू 10⁹ स्टेट कुलाम के। ठीक है, यस। और कुछ अगर यूनिट देखेंगे बच्चों तो एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या आता है? एक आता है विद्युत चुंबकीय यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का मतलब होता है कि अगर एक कूलाम को देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो हो जाएगा बच्चों 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी एक कूलाम बराबर होता है 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यस। तो ये रही दो बातें। पहली बात है एसआई में कूलाम हो गया, सीजीएस में स्टेकुलाम हो गया। ठीक है, एक कूलाम इतने स्टेकुलाम के बराबर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का मतलब क्या होता है? एक कूलाम इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम देखेंगे कि आवेश का एक अद्भुत खजाना वाला यूनिट क्या है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, क्या बोलेंगे? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जिसे अब तक कहा गया है फैराडे। क्या बोला गया है? फैराडे। ठीक है, और आपको बता दें बच्चों एक फैराडे यानी एक फैराड का मतलब होता है 96,500 कूलाम के बराबर। कितने बराबर? 96,500 कूलाम के बराबर एक फैराड या एक फैराडे होता है। ठीक है, ये बच्चों नोट करने वाली बात है कि एक फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम के बराबर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अदर यूनिट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं माइक्रोकुलम। क्या लेंगे? माइक्रोकुलम। तो बच्चों माइक्रो का मतलब होता है, आप जानते हो 10⁻⁻⁶, तो हो जाएगा 10⁻⁻⁶ कुलाम। ठीक है, चलिए बच्चों मिली कुलाम ले लें, तो मिली कुलाम मतलब क्या हो जाएगा? 10⁻³ कुलाम। ठीक है, अच्छा नैनो कुलाम क्या होता है? 10⁻⁹ कुलाम। इस तरह से बच्चों आप अनेक आवेश के मात्रा कुलाम के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके अलावा आप चाहो तो आप लिख सकते हो आवेश की बीमा, आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो। आवेश की बीमा बहुत निकालना इजी होता है। आवेश की बीमा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा M0L0TA। ठीक है, आवेश की बीमा आप जानते हो कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा बेसिक बात है आवेश को लेकर के। ठीक है, यस, तो मुझे लगता है बच्चों यहाँ तक क्लियर है और हर एक बात आपको आवेश में समझ में आएगी। ठीक है, यस, तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। ये रहा आपका इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट।